Hello friends, this is Ankit and I am the Faculty of Current Affairs and Static GK. First of all, a very warm welcome. So today our topic of discussion is dams. This topic is very important for all the entrances exam, be it law or management or any kind of other entrances exam, whether it is BBA, BJMC, BMMC, B.Ed, BLEd or any of the teaching exams like KVS or DSSB. Each and every exam have a relevance of dams as an important topic. Now we'll look at the aspect of this particular topic. We'll have a discussion over the types of dams, followed by the importance of dam, as well as we'll have a look at the important dams which are in India. There is a list of around 10 or 15 important dams. We'll have in an elaborative form, we'll discuss the in and outs of it. So let's start with the topic. I hope you will enjoy this session. Please carry one notebook along with the session. You need to make your own notes. That will definitely help you out in the long run, because when you are going to have a practice session, the whole video compilation is, since it will be a lengthy topic, so definitely I will recommend you your own habit of note making. When I will go with the parts, you just need to take it down, review the video again and look at the important aspects which we are going to have a discussion about. Okay. Now the first thing first, what is a dam? If someone asks you a question, what is a dam? What will be your answer? So dam is any kind of barrier. It is any kind of barrier which restricts or stops, or we can say which prevent the flow of water. डैम किसी भी तरीके का एक बैरियर हो सकता है, एक ऐसी रुकावट हो सकती है जो पानी के फ्लो को या तो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, रोके या प्रिवेंट करे पानी को. अब क्या इसका पर्पस होगा? व्हाट कुड बी द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ डैम? व्हाट कुड बी द पर्पस ऑफ बिल्डिंग अ डैम? सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम. आपने सुना होगा गाँव में लोग छोटे छोटे बांध बनाते हैं. ये हमने छोटे छोटे बांध बनाया तो पर्पस भी छोटा ही सर्व करेगा. जब बड़े डैम्स बनेंगे तो पर्पस हो सकता है कुछ बड़ा हो. नाउ लुकिंग एट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ डैम, द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ डैम इज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लड. बाढ़ को घटाने की कोशिश की जाती है डैम को बनाकर. हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बाढ़ ना आए अगर हम डैम बना दें, क्योंकि ये क्या करेगा? पानी को रोकने की क्षमता रखता है. अब भाई पानी को रोकने की क्षमता रखता है तो डेफिनेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्टोरेज ऑफ वाटर. तो सेकंड पर्पस आ जाएगा स्टोरेज ऑफ वाटर. अब ये स्टोरेज ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, या हम कहें इरिगेशन पर्पस हो सकता है पर्पस हो हमारा वाटर सप्लाई करना, यानी पीने का पानी इलाकों में देना. तो वो भी हम कैसे करते हैं? डैम्स के थ्रू करते हैं. या तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसके लिए डैम को बिल्ड किया जाता है, इट कुड बी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी डैम के वाटर के जो रिजर्वायर का पानी है उसको हम यूज़ करें और उससे बिजली बनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है जो डैम सर्व करता है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स, अगर हम देखें तो कई बार डैम को यूज़ किया जाता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए. अगेन हम लोग अगर अपने यहाँ की बात करते हैं, यानी इंडिया की बात करें, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए डैम हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, बिकॉज क्रिएटिंग अ डैम इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी. और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डैम के साथ क्या हो सकता है? बोटिंग कर सकते हैं लोग, सर्फिंग कर सकते हैं पानी पर, पिकनिक स्पॉट के तरीके से जगह को डेवलप किया जा सकता है. अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता.
सरदार सरोवर डैम आपने देखा गुजरात में नर्मदा पे जो बना है, वहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का भी सिस्टम दिया जा रहा है। तो आगे चलते चलते हो सकता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी सोलली इसी पर्पज़ के लिए भी डैम्स को बनाया जा सकता है हमारे यहाँ भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखें जो डैम सर्व कर सकता है, वो हो सकता है हमारे पास इनलैंड नेविगेशन का सिस्टम। इनलैंड नेविगेशन का मतलब है हम लोग यूज़ करें डैम के पानी को, यानी उसमें जो रिजर्वायर में पानी है वहाँ पर शिप्स चलें, जिससे कि हम लोग प्रोडक्ट्स जितना भी हमारे पास मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। और ये पता ही आपको, जो वाटर के थ्रू चैनलाइज किया जाता है हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, कन्वीनियंट होता है। तो ये हमने कुछ पर्पस की बात की डैम्स को बनाने के। नाउ दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई डैम तो बन गया है, बट ये डैम बनेगा कैसे, मीन्स डैम का पर्पस देख लिया कि भाई डैम को बनाना किस लिए है। अब डैम बनाए कैसे? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम, कई अलग अलग प्रकार के हमारे पास डैम्स होते हैं। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यानी डैम को बनाया गया है क्या क्या मटेरियल को यूज़ करके। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास पहला आता है अर्थन डैम, जहाँ पर हम लोग मिट्टी का यूज़ करते हैं डैम को बनाने के लिए, यानी डैम बनता है किससे? मिट्टी से। सपोज़ आपको जितने भी चीज़ें चाहिए थी आपने लोकली एरिया से कलेक्ट किया और डैम को बना दिया। यूज़ क्या किया है इसमें पानी के को रोकने के लिए? तो मिट्टी का प्रयोग ज़्यादा किया गया। ऑब्वियस है कि इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि बड़े डैम में पानी को रोकने के लिए चाहिए होती है। तो हम लोग जब भी बड़ा डैम बनाने की बात करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डैम हो कैसा, हमारे पास डैम हो रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम किससे बना होता है? तो भाई नाम में ही है, रॉक्स एंड बोल्डर्स आर यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है रॉकफिल डैम में, और बड़े बड़े डैम्स जो बनाए जाते हैं जनरली वो रॉकफिल डैम होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। फिर हमारे पास एक आता है टेम्पररी डैम्स, जिसको हम बोलें टिम्बर डैम। छोटे मोटे डैम बनाए जाते हैं, 6 मीटर का हाइट हो गया, 7 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर तक की हाइट के लिए जो डैम यूज़ होता है दैट इज़ टिम्बर डैम। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, टेम्पररी होता है, ओवरफ्लो पानी जो है वो इससे निकल जाता है। एक ऐसा आपने डैम बना दिया और इधर पानी रिजर्वायर है, ओवर लिमिट, ये लिमिट से ऊपर गया, फ्लो किया, ये पानी जो गिर गया, ये टेम्पररीली होता है। मतलब इसका हम लोग कहें लॉन्ग टर्म सस्टेन कर ले दिस काइंड ऑफ डैम, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन के लिए ये नहीं बनाया जाता है। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ डैम दैट इज मेजनरी डैम। मेजनरी वर्ड आपने सुना होगा, चिनाई का जो काम रहता है। मेजनरी डैम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईंट पत्थर का यूज़ करते हैं, इसमें ईंट का यूज़ किया जाता है डैम को बनाने में। मेजनरी डैम, चिनाई वाले डैम, यानी ब्रिक्स को यूज़ किया, पत्थर को यूज़ किया छोटे छोटे, और उसके ऊपर चिनाई कर दी। सो ये भी काफ़ी कॉमन टाइप के डैम्स हमारे पास होते हैं। और फिर आता है हमारे पास सबसे मजबूत, सबसे कामयाब डैम। जब भी हम बात करें तो दे आर कॉल्ड, जो कंक्रीट से बने हों तो कंक्रीट डैम्स। सबसे ज़्यादा जितने बड़े बड़े बांध बने होते हैं ज़्यादातर केसेस में वो हम लोग कंक्रीट को यूज़ करके बनाते हैं, और मेजर डैम जो होंगे वो जनरली कंक्रीट के ही बने होते हैं। ये कुछ टाइप के डैम्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि भाई उसको स्ट्रेंथ कहाँ से, सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है डैम को, ये सब चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम जो सिर्फ अपने सपोर्ट से रिजर्वायर के पानी को रोक पाता है, दे आर कॉल्ड ग्रेविटी डैम। इसकी जो सबसे खासियत होती है कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसको रोकने के लिए केवल और केवल उसकी खुद की स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है। वो तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ से उसका फाउंडेशन बना है, डैम को जिस जगह से कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया गया था उसके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाता है ताकि ये डैम सस्टेन कर पाए किसी भी तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस को। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ग्रेविटी डैम के आगे अगर हम बढ़ें तो वी डू हैव
आर्क डैम, ये आर्क डैम नाम से ही समझ आ रहा है, शेप की बात हो रही है, आर्क के शेप में कुछ इस तरीके से आर्क हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स जैसा भी आप देखें उसको। इसमें क्या होता है, जनरली आर्क डैम जो हमें मिलेंगे वो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं आर्क डैम। उसका पर्पस क्या है, पहाड़ों पर इसको क्यों बनाया जाता है, बिकॉज इसको जो सपोर्ट मिल रहा है सबसे ज़्यादा वो उसके साइड्स से मिलता है, दिस साइड एंड दिस साइड। अब ये साइड्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पहाड़ है और इसके अंदर से यहाँ इसको सपोर्ट दिया जाए, तो ऐसा आर्क शेप में जब डैम बनाया जाता है दे आर कॉल्ड आर्क डैम्स। ठीक है ना। इसके अलावा एम्बैंकमेंट, जो पानी को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनते हैं छोटे छोटे किनारों पर, वो भी एक तरीके का होता है। उसके अलावा हमारे पास डैम्स फिर आते हैं जैसे डाइवर्जन डैम होते हैं, पानी को डाइवर्ट करने के लिए, फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया तो वो डाइवर्जन डैम हो जाएगा। कुछ हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो डैम, यानी पानी को एक लिमिट तक रोका और ओवरफ्लो, जितना एक्सेस वाटर है वो ट्रिप इन हो जाए, वो आगे जाके बह जाए, तो उसके लिए ओवरफ्लो डैम हो गया। देन हाइड्रो पावर डैम, जिसका पर्पस ही एक ही है कि पानी से बिजली बनाना है, तो उस तरीके के डैम भी हमारे पास होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स की हमने यहाँ पर बात की है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, अब आते हैं सीधा अपने इंडिया के डैम्स के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डैम्स हमारे देश में हैं, एक एक करके हम लोग उन डैम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डैम के साथ, दैट इज़ तिहरी डैम। कई लोग आप में से यहाँ घूमने गए होंगे, कई लोग इसको डैम को देखने गए होंगे, हो सकता है कई लोग न्यू टिहरी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से बिलोंग करते हों, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों ने तो दिन रात इस डैम को देखा है। तो सबसे खासियत टिहरी डैम की, इट इज़ दी हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम इज़ टिहरी डैम। द हाइट ऑफ टिहरी डैम इज़ अप्रॉक्स 260 मीटर्स और ह्यूमंगस मोर देन 800 फीट इसकी हाइट है इस डैम की, एंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हाईएस्ट डैम इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में भी अगर इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट का डैम है। दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें टिहरी डैम के बारे में, तो इसकी लोकेशन है, नाम में ही है लोकेशन, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वहीं पर ये लोकेटेड है, टिहरी गढ़वाल यानी द एरिया ऑफ उत्तराखंड। टिहरी डैम बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे स्टेट्स में पानी सप्लाई करता है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, फॉर वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। कई स्टेट्स को बिजली सप्लाई करते हैं, बिकॉज यहाँ से जो इस पावर प्लांट से जो बिजली बनती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1000 मेगावाट बिजली यहाँ से सप्लाई होती है। अब बात करते हैं टिहरी किस नदी पर बना है। तो टिहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है, भागीरथी नदी। और आप सबको पता है भागीरथी नदी की हम बात करते हैं तो गंगा, जो हम लोग बोलते हैं गंगा, इसी नदी का से बनती है आगे चलकर। सो भागीरथी का ओरिजिन अगर हम देखें तो इट इज़ फ्रॉम गौमुख इन उत्तराखंड, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। फर्दर जब ये आगे बढ़ती है, देयर इज़ अ प्लेस इन उत्तराखंड दैट इज़ कॉल्ड देवप्रयाग। देवप्रयाग इज़ अराउंड, अगर आप यहाँ से ऋषिकेश जाते हैं, दिल्ली टू ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से और लगभग 70-75 किलोमीटर आगे जाके देयर इज़ अ होली प्लेस ऑफ देवप्रयाग। देवप्रयाग इज़ नोन फॉर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू इम्पॉर्टेंट रिवर, वन इज़ भागीरथी एंड द अदर इज़ अलकनंदा। ये भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलकर बनती है गंगा। तो बहुत इम्पोर्टेंस है इस भागीरथी रिवर का हिंदू के इतिहास में। अगर हम बात करते हैं सनातन इतिहास में, इस रिवर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये तो बात हुई टिहरी डैम के लोकेशन की, किस नदी पर बना है, यही सबसे कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ से लगभग मैंने जैसा आपको बताया 1000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है बिजली के टर्म्स में अगर हम देख रहे हैं तो। अब भाई हमने बात किया कि हाईएस्ट डैम है, और डैम बना तो बहुत सारे गांव डूबेंगे, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, देयर विल बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बेल्ट। वो पूरे रीजन में प्रोटेस्ट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, बहुत बड़े लेवल पर फ्लोरा फौना ख़त्म होगा उस टेरिटरी का, तो प्रोटेस्ट तो होते ही हैं इसमें। सो तिहरी डैम की जब भी बात आती है, तिहरी डैम का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत बड़े लेवल पर चला था, दैट वाज कॉल्ड एंटी तिहरी डैम प्रोटेस्ट। और अगर हम इसके फादर को देखें, भाई कौन ऐसे थे जिन्होंने ये पूरे एंटी तिहरी डैम को प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया, दैट वाज सुंदरलाल बहुगुणा। अब इस नाम सुनते ही आपको एक और चीज़ याद आएगी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, दैट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में भी इनका नाम रहा। और एंटी तिहरी जो प्रोटेस्ट था, एंटी तिहरी प्रोटेस्ट में भी ये एक सबसे बड़े फेस थे। तो पूरा एंटी तिहरी डैम मूवमेंट एक चला था जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने कैरी आउट किया। इनके अलावा एक नाम और अगर आप याद रख सको तो वी.डी. सकलानी, ये एक लॉयर हैं। वी.डी. सकलानी जो थे, उन्होंने ये पूरा एंटी तिहरी डैम के अगेंस्ट हम कहें लीगल एक्शंस की जो बात की गई कि भाई ये पूरा स्ट्रगल जो चल रहा है एंटी तिहरी डैम के रिगार्डिंग, तो उसके एक स्ट्रगल कमेटी बनाई गई थी और वी.डी. सकलानी ने उसको लीड किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको तिहरी डैम के बारे में पता होना चाहिए। इससे बियॉन्ड तिहरी पे और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बिजली सप्लाई की हमने बात कर ली है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ द रिवर ऑन विच इट इज़ लोकेटेड, और उसके साथ ही हमने उस रिवर के ओरिजिन का बात किया, रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, उस रिवर की इम्पोर्टेंस की बात की। और देवप्रयाग जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है भागीरथी और अलकनंदा का, विच फॉर्म्स इनटू रिवर गंगा, फर्दर गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज पे जाकर कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम लोग इसलिए प्रयागराज कहते हैं बिकॉज वहाँ पर 3 रिवर का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट तिहरी डैम। चलते हैं आगे, हम देखते हैं अब दूसरे इंपॉर्टेंट डैम को। देखते हैं अगला डैम हमारे पास। तो हमारे पास दूसरा डैम आता है रिहंद डैम। रिहंद डैम यानी हम बात कर रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो रिजर्वायर बनाता है रिहंद डैम का, ये इंडिया का सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ये लेक है। कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 11 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की इसकी वॉल्यूम रहती है, रिजर्वायर का वॉल्यूम है इसका। रिहंद डैम इज़ लोकेटेड इन दी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र यानी अब हम बात कर रहे हैं एमपी यूपी बॉर्डर के करीब। तो यूपी, सोनभद्र पार्ट जो है वो यूपी का है और यूपी एमपी बॉर्डर की तरफ पड़ता है। और यहाँ से जो पानी, जो रिजर्वायर का पानी जा रहा है, दैट इज़ यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस इन बिहार ऑल्सो। सो यूपी एमपी को तो बेनिफिट हो ही रहा है, एट द सेम टाइम बिहार इज़ ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम रिहंद डैम। ओके, सो हमने बात की यहाँ पर, एक तो इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बना रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। दूसरी बड़ी चीज़, ये रिजर्वायर कैपेसिटी में भी अगर हम देखें तो इंडिया के सबसे बड़े, अगर रिजर्वायर कैपेसिटी के हिसाब से भी देखा जाता है तो सबसे बड़े डैम में से एक रिहंद डैम माना जाता है। और मेन पर्पस क्योंकि इरिगेशन का है, सो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, वहाँ से जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ अ बिट लेस कंपेयर टू दी अदर डैम्स। इट इज़ अराउंड 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बट सिंस इट इज़ एन एडिशनल पर्पस अपार्ट फ्रॉम सर्विंग द मेन पर्पस ऑफ irrigation and the basic water supply in terms of drinking water. ओके, चलिए यहाँ पर इतनी ही चीज़ें जाननी थी। अब बात करते हैं भाई किस रिवर पे बना है ये डैम। तो अगर बात की जाए कि रिहंद डैम किस रिवर पे बना है, तो नाम ही बता रहा है, रिहंद नदी के ऊपर ही ये बांध बना हुआ है, लोकेटेड ऑन रिहंद रिवर। नाउ रिहंद रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन। अब
अगर हम सोन की बात करें, जैसे हमने अभी भागीरथी नदी की बात की थी इन टिहरी, इफ़ वी टॉक ऑफ रिवर सोन, द सोन की अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक in Madhya Pradesh, and the course of river follows and further it get confluence along with river Ganga. So सोन नदी आगे चलकर बिहार में जब जाती है तो गंगा नदी के साथ ये मर्ज हो जाती है इन पटना। तो बिहार में भी सोन रिवर बहती है और इसी सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर, जिस पर डैम बना है रिहांद डैम, जिसका जो रिजर्वायर है दैट इज़ कॉल्ड एज गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। गोविंद बल्लभ पंत आपको पता होगा, यूपी से आने वाले बहुत बड़े लीडर थे। वो वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले तो जब ये इसका यूनाइटेड प्रोविंस था तो उस टाइम पर भी ये सर्व किए थे वहाँ पर, और लेटर ऑन became the first chief minister of UP, and after that he also became the home minister during the PM Nehru cabinet in the second term 1955 के बाद ये होम मिनिस्टर भी रहे थे, एंड ही ऑल्सो गॉट दी भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 1957। तो भारत रत्न अवार्डी भी हैं गोविंद वल्लभ पंत, और उन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, विच इज़ द रिजर्वायर ऑफ रिहांद डैम, विच इज़ दी द लार्जेस्ट या बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक हम इसको कहें, लोकेटेड इन सोनभद्र, एंड दीज फर्दर थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट रिहांद डैम। मूविंग ऑन, चलते हैं, देखते हैं अगले डैम को। अगला हमारे पास आता है लखवार डैम। ये पड़ता है उत्तराखंड में। बहुत बड़ा डैम नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। पर्टिकुलरली लखवार वो जगह है जहाँ पर ये डैम है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ये जगह पड़ती है, और यमुना नदी पर ये डैम बना हुआ है, बिल्ट ऑन रिवर यमुना। अगेन पानी को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, मेन तो वहाँ पर भी यही, यहाँ इस डैम पर भी उसी का पर्पस है मेन, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये डैम। लगभग 900 मेगावाट का सप्लाई यहाँ से आता है। वेराज हमने बात की थी सोनभद्र के गोविंद वल्लभ पंत सागर की, और रिहांद डैम की अगर हम बात करें तो वो उसका मेन पर्पस था इरिगेशन का, तो वहाँ पर बिजली प्रोडक्शन कम है। टिहरी में बिजली प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लखवार में भी बिजली प्रोडक्शन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि मेन जो इसका अगर हम कहें प्राइमरली जो यूज़ होना है दैट विल बी फॉर इरिगेशन पर्पस। तो एक इम्पॉर्टेंट डैम हमारे पास आता है लखवार डैम। इसमें अगर हम आगे देखें यमुना रिवर के बारे में, तो यमुना या जमुना या कई बार हम लोग इसको जमुना रिवर के नाम से भी जानते हैं। यमुना रिवर का ओरिजिन देखा जाए तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से होता है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं यमुनोत्री की, यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर का ओरिजिन है, और इंडिया के सबसे बड़े रिवर्स में से एक, और गंगा का सेकंड सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना है। और अगर इसके यमुना के ट्रिब्यूटरीज रिवर को हम देखें तो इसमें गाज़ियाबाद से, आपको पता है हिंडन रिवर गाज़ियाबाद से होते हुए जो जाती है, वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। बड़े रिवर्स में देखें तो हमारे पास चंबल है, केन रिवर, बेतवा रिवर, ऋषि गंगा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स में आती हैं। पर्टिकुलरली आपको यमुना रिवर के बारे में भी इतनी चीज़ें आइडिया इतना होना चाहिए। फर्दर अगर हम लोग देखें कि पर्पस की बात की हमने लखवार डैम में, तो यहाँ पर इरिगेशन के साथ साथ सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डैम्स। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डैम इज भाखरा डैम। भाखरा डैम को कई बार लोग भाखरा नंगल बोलते हैं, तो नंगल इज़ अ डिफरेंट डैम जो डाउन स्ट्रीम में पड़ता है, भाखरा उससे ऊपर है,
और भाखरा नंगल अगर हम मिला दें, भाखरा के बाद नंगल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। भाखरा वॉज ड्यूरिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इसका लगभग काम इस पर शुरू हो गया था। एंड द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ रेफर्ड टू दिस पर्टिकुलर डैम एज द न्यू टेम्पल ऑफ इंसर्जेंट इंडिया, ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ऐसा कह के पहला जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने भाखरा के डैम के बारे में ऐसा कहा था। बात करें किस रिवर पे है भाखरा डैम, तो ये बहुत बच्चों को पता ही है कि इट इज़ ऑन द रिवर सतलज। सतलज रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती है हमारे हिस्ट्री में भी। अगर हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देखें, जिसको कई लोग गलती से माइथोलॉजी बोलते हैं, तो वो माइथोलॉजी नहीं, इट इज़ बेसिकली हिस्ट्री। तो वहाँ पर शतद्रु नदी के बारे में जो जिक्र आता है वो बेसिकली सतलज रिवर के बारे में बात की जा रही है। और सतलज 5 जो पंजाब के बेल्ट से होकर गुजरने वाली 5 नदी होती है। हम लोग जो 5 रिवर की बात करते हैं, झेलम, ब्यास, सतलुज, रावी और चेनाब, उसमें सतलुज सबसे लंबी रिवर है। तो भाखरा सतलुज रिवर पर ही बनाया गया है। जहाँ तक बात की जाए इसके लोकेशन की, तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहाँ पर भाखरा डैम बनाया गया है। और हाइट के हिसाब से इट इज़ दी सेकेंड हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। इसको हम सेकेंड हाईएस्ट डैम कहते हैं क्योंकि टिहरी, जो कि हमने अभी बात की थी 260 मीटर्स का हाइट है उसका, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा हाइट किसी डैम का है तो ये 207 मीटर पे प्लस थोड़ा सा है 207.26 अप्रॉक्स, तो इतना मीटर का इसका हाइट है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इतने हाइट से जब पानी गिर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी ज़्यादा, टरबाइन ज़्यादा घूम सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम इरीगेशन के लिए बहुत बड़ा वाटर है जिसको हम चैनलाइज कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक बात और आपको जो यहाँ पर जाननी है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके रिजर्वॉयर को, द रिजर्वॉयर ऑफ भाखड़ा डैम, इसको हम बोलते हैं गोविंद सागर। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा था, तो जीबी पंत के नाम पर था। यहाँ पर हम गुरु गोविंद सिंह के नाम की बात कर रहे हैं। तो गोविंद सागर डैम जो हुआ वो इसका रिजर्वॉयर हुआ। और रिजर्वॉयर कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम भाखड़ा की बात करते हैं तो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ये रिजर्वॉयर कैपेसिटी के हिसाब से डैम होगा। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इट इज़ समवट क्लोज टू अराउंड 1350 मेगावाट के करीब इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है भाखड़ा नंगल डैम के बारे में। रिवर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक दो पॉइंट अगर आप और जानना चाहते हैं सतलज के बारे में, तो सतलज को ही शताद्री नदी भी कहा जाता है। रिवर शताद्री इसको हम बोलते हैं। और इसके अगर ओरिजिन का बात किया जाए कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक राक्षस। ठीक है, राक्षस ताल बोलते हैं वैसे। राक्षस ये रावण के साथ एसोसिएट किया जाता है। रावण जब हिमालय कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा था तो राक्षस ताल जो हम कहीं बनाया है वो रावण ने ही बनाया था अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये कुछ खास चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है एसोसिएटेड विद भाखड़ा डैम, और हमने रिवर सतलुज की यहाँ पर बात की है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट डैम की तरफ। ये सारे डैम जो अभी हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर बेसिक, अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं उसके पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिसमें हम सिर्फ डैम की बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ द रिवर एसोसिएटेड विद इट, बिकॉज रिवर की इंपॉर्टेंस खुद में, एक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आपको पता होना चाहिए उसका रिवर का वाटर चैनलाइज कहाँ से हो रहा है, सिस्टम मैप्स बेसिकली अगर हम कहें कि किस तरफ से किधर फ्लो करता है, माउथ कहाँ जा रहा है उसका, मीन्स किस तरफ वो ड्रेन होता है, वेदर इट इज़ ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बे ऑफ बंगाल तरफ गिरता है, अरेबियन सी में गिरता है, कई ट्रिब्यूटरीज रिवर बन जाती हैं जो कि जैसे पहले ड्रेन हो जाती है, जैसे हमने यमुना की बात की तो प्रयागराज में गंगा के साथ मर्ज हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बातें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट डैम को देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट डैम आया हमारे पास, नागार्जुन सागर डैम। तो सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी पर बना हुआ डैम है नागार्जुन सागर डैम।
और कृष्णा रिवर के किस एरिया की अगर हम बात करें, अगर एरिया के हिसाब से देखें तो जहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर एरिया है, वहीं पर कृष्णा रिवर पर बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। और इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट डैम हम उसको कहें। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ बिगेस्ट और जब हम बोल रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट सबसे बड़ा है या सेकंड बिगेस्ट है, थर्ड बिगेस्ट है, बहुत ज़्यादा इसका इम्प्रिंट नहीं रहेगा। एग्जाम में कभी बिगेस्ट के टर्म्स में नहीं पूछेगा। वजह ये है कि ये बिगेस्ट के टर्म्स में होता है, ये कंफ्यूजिंग होता है। जैसे हम लोग रिजर्वायर कैपेसिटी की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं डैम के लेंथ की, लॉन्गेस्ट डैम, हाइट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट डैम हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं बिगेस्ट कहने के। कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जितना बड़ा है उसके हिसाब से उसको बिगेस्ट बोल दिया जाएगा, तो इट वेरी करेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिजर्वायर कैपेसिटी की, तो इंडिया सेकेंड बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वायर कैपेसिटी, जो पानी स्टोर्ड है वहाँ पर, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट हो जाएगा। ओके, जहाँ तक बात है अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर इंडिया का चौथा सबसे बड़ा रिवर माना जाता है। इससे बड़े अगर देखें तो हमारे पास गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, और हमारे पास जो कृष्णा रिवर है वो चौथी सबसे बड़ी रिवर हो जाती है। और अगर हम कृष्णा रिवर के ही ओरिजिन की बात कर लें तो इसका ओरिजिन आता है महाबलेश्वर से, यानी महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाबलेश्वर इज इन सतारा डिस्ट्रिक्ट, यानी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। इस वजह से बहुत फेमस एक होली प्लेस माना जाता है महाबलेश्वर, क्योंकि कृष्णा रिवर का वहाँ से ऑरिजिन। एट द सेम टाइम पिकनिक स्पॉट भी है। ब्रिटिश के टाइम पर उस हिल स्टेशन को बनाया गया था और काफ़ी पॉपुलर उस दौर में ये रहा था। तो ये तो कहानी हुई नागार्जुन सागर की। यहाँ तक हम लोग रखते हैं पार्ट 1 वीडियो को। अभी इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम और कुछ बड़े डैम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे इंदिरा सागर डैम हुआ या हीराकुद डैम हुआ। बहुत सारे और डैम्स हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। गांधी सागर डैम या राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम जो अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। लास्ट ईयर आपने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है जस्ट एडजेसेंट टू दी सरदार सरोवर डैम। उसकी हाइट को रेज़ किया जा रहा है, जिसपे बहुत कंसर्न्स बने थे कि लगभग करते करते उसका मोर देन 100 मीटर्स उसके हाइट को बढ़ाया गया है। तो और एक बहुत बड़ा हम कहें एक इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर भी अगर देखा जाए तो मैग्निमस स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और ऑब्वियस है कि इंजीनियरिंग मार्वल हम उसको कह सकते हैं। सो विद दिस विल ट्राई टू कंप्लीट आवर पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. From this point onwards we'll continue in the next series. This part of this video will be around in 2 parts. So in the next video we'll have another discussion over the rest of the 12 or 15 odd dams. So after the completion of this particular topic you will have fair idea about the dams and rivers associated with the dams. We are going to discuss all the dams, their purposes. Along with that we are also mentioning the electricity production capacity if it is important. Else the river which on which the dams are built, the importance of those river, the origin of those river and the drainage of particular river is also being discussed about. So there are 2 topics which are being simultaneously discussed. So the video would be a bit lengthy, but I hope you will enjoy this session and you will get a lot of knowledge regarding this particular topic. Thanks for watching this video. We'll meet in the next session. Till then, have a good day, stay safe, bye bye.